हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज न्यूज़पेपर में कुछ अच्छे आर्टिकल्स थे। रशिया एंड ईरान के बारे में था, चीता इन क्यूनो नेशनल पार्क, हीट डोम एंड हीट वेव्स इन यूरोप, क्यों हीट वेव्स इतनी ज़्यादा यूरोप में आ रही हैं। इन्फ्लेशन का थोड़ा एक एंगल था। इंडिया एंड वियतनाम के बारे में आर्टिकल था कि हाउ अवर इंडिया एंड वियतनाम रिलेशनशिप गॉट डेवलप्ड। फ्रेश इनिशिएटिव एंड इंडियन हेल्थ सर्विसेज के बारे में आर्टिकल था। तो चलो हीट वेव्स अक्रॉस यूरोप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूरोप के ऊपर हीट वेव्स का, वो देखते हैं। तो वाइल्ड फायर्स जो कि हो रहे हैं हीट वेव की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स जो हो रहे हैं हीट वेव की वजह से, उसे 19,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन साउथ वेस्टर्न फ्रांस एंड thousands of people have gone to temporary shelters because of these heat waves in साउथ वेस्टर्न फ्रांस। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव। फिर सेकंड ये है कि इटली की जो पो रिवर बेसिन है, ठीक है, इटली में जो पो रिवर बेसिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूड बाउल्स माना जाता है। तो वहाँ पे 200 डेज से वहाँ पे रेन नहीं हुई है, वहाँ पे रेन रिसीव्ड नहीं हुए। तो एक तरीके का ये फूड क्राइसिस का वो बन जाता है डिलेमा कि अगर रेन नहीं होगी तो फूड कैसे ग्रो होगा। तो एक फूड एंगल आ जाता है। दूसरा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहे हैं उसने बहुत ज़्यादा डेविएशन क्रिएट कर दिया है। जैसे कि 15 डिग्री डेविएशन है अंटार्कटिका में, तो नॉर्मल टेम्परेचर से ये डेविएट हो गया है। और मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ पोल में हमारा इंक्रीज़ हो गया है, जिसके कारण हमारे विंड पैटर्न और हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। फोर्थ इम्पैक्ट हमारा ये है कि जो चेंजेस हैं उसने वेस्टर्न यूरोप में हीट डोम का कंसेप्ट ला दिया है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है हॉट एयर का, और जो कि एक डोम की तरह क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर ऑफ हीट ओवर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन एरिया। तो इसको बोलते हैं हीट डोम। तो ये हीट डोम उभर के आ रही है, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और जिससे बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस आ रहा है। और इस रिकॉर्ड टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से यूएस में भी बहुत ज़्यादा जेट स्ट्रीम की अबनॉर्मेलिटी आ रही है, क्योंकि पहले जो जेट स्ट्रीम थी वो कन्वेंशनली नॉर्थन अटलांटिक से कूल एयर लेके आती थी अमेरिका की तरफ, बट अभी ये वीक हो चुकी हैं और ये स्प्लिट हो रही हैं 2 में। तो इसके कारण इंटेंस एंड मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव्स आ रही हैं ओवर द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट ये हमारा है कि इससे हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। अगर हीट वेव्स अक्रॉस यूरोप आ रही हैं या फिर अमेरिका में आ रही हैं तो इससे एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एसी कूलर ये चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हमारी एनर्जी की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ये ड्राउट भी लेके आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पो रिवर बेसिन में 200 डेज से रेन नहीं हुई है, तो इससे ड्राउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ये ड्राउट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, जिससे कि क्योंकि विंटर एंड जल्दी हो रहा है तो जो हमारी वेजिटेशन है वो जल्दी ग्रो करेंगी, तो वो ज़्यादा जल्दी पानी का जो वाटर लेवल है वो डाउन होगा तो रिवर रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे रिवर रिप्लेनिश? तो ग्लेशियर ऑलरेडी इस टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो रहे हैं, तो हमारी वाटर की सिक्योरिटी भी एक तरह से इफेक्ट हो रही है। और इससे हमारा सॉइल मॉइस्चर भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज़ होगा तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके पास मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो वो सूखेंगे, दे विल गेट ड्राई होंगे, तो फॉरेस्ट फायर्स के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो ड्राई हो चुके हैं एक तरह का फ्यूल का काम कर रहे हैं। हीट वेव्स ऑलरेडी प्रेवलेंट है, लाइटनिंग होगी, तो क्या होगा, ये फॉरेस्ट फायर जल्दी से फायर कैच कर लेंगे और हमारे एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के लिए हमारी जो लैंड्स है जिनमें हमारा ऑलरेडी क्रॉप्स ग्रो करे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक तरीके का ये बहुत ही ज़्यादा इशू बन जाता है क्लाइमेट चेंज के कारण, किस तरीके से हीट वेव्स हमारी यूरोप में प्रेवलेंट हो रही हैं। तो इसके बाद इंडिया एंड वियतनाम के जो रिलेशंस हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हाउ इंडियाज़ एक्ट इज़ पॉलिसी में वियतनाम इम्पोर्टेंट है, कि हाउ 2 कंट्रीज आर वर्किंग टू एड्रेस देयर शेयर्ड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, जैसे कि एनर्जी की फील्ड में, एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में, ओपन एंड सिक्योर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की फील्ड में, हाँ।
अनड्यू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के लिए वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री का उनके पास उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो। तो इंडिया और वियतनाम जैसे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट फेस ही कर रहे हैं, जबकि उनके पास अप्रहेंशन है कि उनका जो नेबर है चाइना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड उनके साथ बाउंड्री है दोनों की कंट्री की। तो एक इस तरीके से वियतनाम इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन बन जाता है, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जैसे कि हाउ इंडिया इज़ इंगेज इन मैरीटाइम डोमेन विद वियतनाम। तो इंडियाज़ एस्पिरेशन टू काउंटर एंड असर्टिव चाइना बाय स्ट्रेंथनिंग वियतनाम मिलिट्री पावर। तो इंडिया वियतनाम की मिलिट्री पावर इंक्रीज़ करना चाहता है। इंडिया की ट्रेड इंक्रीज हुई है विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एरिया। तो इंडिया चाहता है कि वो रिकॉग्नाइज करे इट्स सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बियॉन्ड इट्स जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। जैसे कि साउथ चाइना सी में ये सिग्निफिकेंट एक जियोस्टैटिक पोजीशन होल्ड करता है ये वियतनाम। तो इंडिया चाहता है कि वो उसके साथ कोऑपरेशन इंक्रीज़ करे। इंडिया चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस इंटेंसिफाई करे किसमें, इन द मैरीटाइम डोमेन दैट कुड इफेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी कर चुका है, जैसे कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2007 में वियतनाम के साथ हुई थी। कंप्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2016 में हुई थी। एंड स्केल ऑफ इंडिया विद वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन इज इन मैरीटाइम डोमेन इज डीपनिंग। फर्दर इंडिया ने फिर जॉइंट विजन फॉर डिफेंस कोऑपरेशन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी जून 2022 में साइन किया है। और न्यू दिल्ली ने एग्री किया है कि एक्सपेंड मिलिट्री ट्रेनिंग एंड असिस्ट द वियतनाम नेवी स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जैसे कि इंडिया ने प्रोवाइड की है अंडर वाटर कॉम्बैट ऑपरेशन ट्रेनिंग टू वियतनाम सेलर्स एट INS सातवाहन इन विशाखापट्टनम प्रोवाइड की है। इंडिया ने डिफेंस मिनिस्टर ने हैंडेड ओवर किए हैं 12 हाई स्पीड पोर्ट टू वियतनाम रिसेंटली, जो कुकरी क्लास कवच है विल बी गिफ्टेड सून टू वियतनाम। तो इंडिया और वियतनाम के म्यूचुअल कन्वर्सेंस हैं, कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन और बायलेटरल और या फिर मल्टी रीजनल और या फिर सब रीजनल फील्ड में, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टैक, मेकॉन्ग गंगा कॉपरेशन, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। तो ये सम ऑफ द पोटेंशियल है इंडिया और वियतनाम के। कुछ और भी पोटेंशियल है न्यू दिल्ली और हनोई के, जैसे कि वो कोलैबोरेट कर सकते हैं एकेडमिक फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, शिप बिल्डिंग में, मैरीटाइम में, कनेक्टिविटी में, और मैरीटाइम एजुकेशन में, रिसर्च में, कोस्टल इंजीनियरिंग में, ब्लू इकोनॉमी में एक्सेट्रा। देयर आर मैनी फील्ड वेयर इंडिया एंड वियतनाम कैन कोऑपरेट एंड कैन काउंटर अप्रीहेंटिव नेबर चाइना। तो कुछ ये आर्टिकल्स थे जो मैंने इंडिया वियतनाम, फिर ईरान और रशिया के बारे में भी था कि हाउ ईरान इज़ इंगेजिंग विद रशिया फॉर काउंटरिंग USA, एंड क्योंकि दोनों में ही सैंक्शन लगा चुके हैं USA, तो हाउ दे आर इन इंगेजिंग, दे आर डीपनिंग द कोऑपरेशन। और किस तरीके से ईरान अब रिसेंटली SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने जा रहा है। तो एक तरीके का वो ग्रुपिंग में जाना चाह रहा है ताकि वो रशिया के साथ नज़दीक और चाइना के साथ नज़दीक आ सके। इसके बाद मैंने एक अपना ड्रग रेगुलेशन आया है, उसके कुछ पॉइंट्स से बोर्ड मैंने लिखे। इसके बाद मैंने इनसाइड की करंट अफेयर जो कि डेली का काम रहता है वो भी मैंने राइट डाउन किया, और पिछले दिन का भी रह रहा था करंट अफेयर तो मैंने वो भी राइट डाउन किया। मैंने दोनों चीज़ राइट डाउन करके रिवाइज़ किया। देन उसके बाद मैं जंप करने जा रही हूँ अपने डेली मेंस के सिलेबस पे, दैट इज़ इथिक्स। एंड आज मैं थोड़ा हिस्ट्री भी करूँगी, आज से मैं हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगी ताकि मैं हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ। तो उस पर अब हम जंप करते हैं। तो आज मेरे इथिक्स के सिलेबस में था टॉलरेंस टुवर्ड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, टॉलरेंस in civil services, how one IS aspirant can build tolerance in themselves and how he can use tolerance in different field, और किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग में टॉलरेंस को यूज़ कर सकता है और डिफरेंट सेक्शन के डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने अंदर टॉलरेंस बिल्ड कर सकता है। उसके बाद एक टॉपिक था नॉन पार्टनरशिप और इम्पार्शियलिटी, कि हाउ सिविल सर्वेंट को इम्पार्शियल रहना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग में। नॉन पार्टीशनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल फील्ड या फिर किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिंक नहीं होना चाहिए। वो पर्सनल ओपिनियन रख सकता है, बट जब वो डिसीजन मेकिंग करे या फिर वो कोई भी अपना सजेशन दे तो उसमें वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं इंटरटेन करना चाहिए। तो ये था नॉन पार्टीशनशिप का कंसेप्ट।
इसके बाद मैंने हिस्ट्री का टॉपिक लिया, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, कि जिसमें कि इंडिया की क्या हालत थी जब ब्रिटिश इंडिया में आए। तो सबसे पहला जो इंडिया की हालत थी कि मुग़ल जो सेंट्रल अथॉरिटी थी हमारी, ठीक है, वो वीक हो गए थे। वीक सक्सेसर्स थे जो सेंट्रल अथॉरिटी पर रूल कर रहे थे, जैसे कि बहादुर शाह वन, जो कि साई ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, उसे किसी की खबर नहीं थी। दैन उसके बाद जहांगीर शाह बहुत ही वीक एम्परर था। फारुखसियार, ये भी वीक एम्परर थे क्योंकि किसी की फ्लैटरिंग में आ जाते थे। दैन रफ़ीद-उद-दौला, ये तो बहुत ही वीक थे। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला कहते थे क्योंकि ही फॉन्ड ऑफ लग्जीरियस लाइफस्टाइल। दैन आलमगीर, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, जिसके रेन में हमारा बैटल ऑफ पानीपत हुआ। दैन हम बोल सकते हैं बहादुर शाह सेकंड, जिनके हमें रेन में हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बोल सकते हैं वो हुआ। तो दे ऑल वर वीक रूलर्स, दे कांट होल्ड द पावर। तो इसके कारण जो अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंडिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न वॉज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल रूलर एंड फॉर कॉज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय ब्रिटिश इंडिया वॉज द एक्सटर्नल चैलेंजेस जो पर्शिया की ओर से आए, जिन्होंने अटैक किया, जैसे कि नादिर शाह ने इन्वेजन किया। प्रोफेसर था नादिर शाह का, MS अब्दाली, उसने भी सेवरल टाइम्स हमारे इंडिया पे अटैक किया और हमारी इंडिया को, दिल्ली को बिल्कुल शटर्ड करके रख दिया उसने। वो हमारी जो पीकॉक थ्रोन है वो तो ऑलरेडी नादिर शाह ले जा चुके थे, तो इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया की कंडीशन बर्बाद करके रख दी थी। तो ये रीज़न था हमारी कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का सेकंड। देन थर्ड रीज़न क्या था हमारा कि कार्विंग ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बाय द गवर्नर्स ऑफ ऑलरेडी मुग़ल एम्परर, जैसे कि अवध, हैदराबाद, हमारा बंगाल, ये इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। ठीक है, कार्विंग स्टेट अपनी ऑलरेडी स्टेट कार्व आउट कर ली। ठीक है, फोर्थ रीज़न था कि हमारी जो जागीरदारी क्राइसिस आ चुकी थी, क्योंकि लैंड तो था नहीं हम मुगल्स के पास में, तो जो अवेलेबल लैंड था वो डिफरेंट जागीरदार को दे रहे थे कि लो तुम भी ले जाओ, कि वन लैंड कहते नहीं, एक अनाज 100 बीमार, इस तरह का कॉन्सेप्ट आ चुका था कि लैंड उतना ही अवेलेबल है बट जागीर्स बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जागीरदारी क्राइसिस आ गई। फिर जो एलिगेंस था तो जमींदार का वो शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, उनकी जो रीजनल लॉयल्टीज़ थी वो चेंज हो रही थी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहा था, तो लॉयल्टीज़ कहाँ से देंगे वो। फिर उसके बाद जो हमने वो बता दिया, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस के जो रीजनल एस्पिरेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनकी खुद के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, किससे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, पैसा था नहीं, जो लूट के ले जा चुके थे, और जो बचा हुआ पैसा था वो जागीरदारी क्राइसिस की वजह से, ऑलरेडी जागीर नहीं मिल पा रही थी लोगों को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रहे थे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।